नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। पहले हमने देखा था विश्व युद्ध के संबंध में, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध और उसके बीच आई महामंदी के बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जो उपनिवेश है उनका खात्मा किस प्रकार से हुआ, अर्थात उपनिवेशों की समाप्ति किस प्रकार से हुई। उपनिवेश जैसा आप जानते हैं बच्चों, जो देश, पहले हम समझते हैं कि उपनिवेश होता क्या है, ये हम देख लेते हैं। उपनिवेश क्या होता है, पहले आपने कक्षा 9वीं में इसको पढ़ा होगा और कुछ हद तक आपको इसका ज्ञान हो सकता है। जो उपनिवेश होता है, तो जैसे मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप जानते ही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, अलग अलग देश हैं, कंट्री वन, कंट्री टू, कंट्री थ्री और कंट्री फोर, ये अलग अलग देश हैं। अब क्या होता है, किसी भी प्रकार से मान लीजिए ये देश है C2, जो है वो C1 पे कब्जा कर लेता है, अर्थात उसके सारे राजनीतिक अधिकार वो अपने हाथ में ले लेता है और उसके देश में उसके शासन चलने लगते हैं। अर्थात उसके देश में जो भी चीज़ें होंगी, अर्थात C3 में जो कुछ भी होगा, चाहे वो राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा या सामाजिक होगा। क्या होगा, जो देश C3 है उसके सारे निर्णय, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, आर्थिक निर्णय हो या सामाजिक निर्णय हो, किसी भी प्रकार के निर्णय हो, तो उसको लिया जाएगा देश C2 के द्वारा। और इसका साफ मतलब ये होता है कि यदि आपको कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, चाहे वो राजनीतिक हो, आपको कोई देश का निर्णय लेना है, या आपको आर्थिक व्यापार करना है किसी भी तरह से, देश के अंदर देश के बाहर, तो आपको कंट्री C2 से परमिशन लेना होगा यदि आप C3 के निवासी हैं तो इसी प्रकार की स्थिति हमारे देश में भी थी। जो ब्रिटेन था, उसने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। इसके साथ साथ बहुत सारे देश थे जिनको विभिन्न देशों ने, और ये देश ज़्यादातर अफ्रीका के थे, एशिया के थे, इस तरफ के देश बहुत ज़्यादा थे जो कि इस प्रकार से उपनिवेश बन गए थे। उपनिवेश से आप ये समझ गए होंगे बच्चों कि वो स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र से आप क्या समझते हैं, एक और चीज़ है, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? आज के समय में जैसे बच्चों आप स्वतंत्र हैं तो आपको इस चीज़ का पता उतनी अच्छी तरीके से एहसास नहीं हो पाएगा कि स्वतंत्रता होती क्या है, लेकिन जो लोग 1947 से पहले इस देश में निवास करते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। आपके आसपास में कोई बहुत बुजुर्ग होंगे तो उनसे पूछिएगा कि 1947 से पहले देश किस प्रकार से था और आज किस प्रकार से स्थिति है, तो आपको निश्चित तौर पे समझ आ जाएगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आपको बताया होगा, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप भाषण भी तैयार करते होंगे, अलग अलग तरह के डिबेट इत्यादि में भी भाग लेते होंगे स्कूलों में निश्चित तौर पे। तो उस समय पे हम बहुत अध्ययन करते हैं, आपने बहुत अध्ययन किया होगा, कहीं पे सर्च किया होगा, देखा होगा, तो स्वतंत्रता का अर्थ आपको बहुत हद तक मालूम होगा। तो जो स्वतंत्रता होती है, एक तरह से मान लीजिए आपके घर में कोई गाय या बैल है, तो वो आपने घर में बांध के रखी हुई है ना। तो आप समझ सकते हैं कि गाय बैल जैसे वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक हद तक तो हम खैर उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, वो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसे रस्सी से बांध के रखते हैं, हम जहाँ चाहते हैं उसको, मान लीजिए खूंटी है, वहाँ पे हम उसको बांध के रख देते हैं, वो बंधी रहती है, बंधी रहती है, बंधी रहती है जब तक हम चाहते हैं।
जब हम उसे खाना देते हैं तब वो खाना खाती है, जब उसे हम पानी देते हैं तब वो पानी पिएगी। इसी प्रकार की लगभग स्थिति उपनिवेश में रहने वाले लोगों की होती है कि जो उसका मालिक है अर्थात जिसने उस पे कब्जा किया है, वो जब चाहेगा जिस प्रकार का राजनीतिक निर्णय लेना चाहेगा लेगा, जिस प्रकार का आर्थिक निर्णय लेना चाहेगा वो लेगा, हम नहीं ले सकते हैं। जैसा सामाजिक निर्णय वो लेगा कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, पुरुषों को काम करना है नहीं करना है, महिलाओं को काम करना है नहीं करना है, मतदान देना है नहीं देना है, सब कुछ सारे निर्णय। या जैसे आपको मान लीजिए कोई दुकान खोलना है या कुछ अलग चीज़ें भी करनी है, तो वो अगर कह देगा कि भारत में कपड़े की दुकान नहीं खुल सकती, समझिए इसको, इस बात को, उसने कह दिया कपड़े की दुकान नहीं खुल सकती, तो कपड़े की दुकान नहीं खुलेगी चाहे हम कितना भी चाहें। और ये होता है उपनिवेश, अर्थात यहाँ पर आज़ादी नहीं होती, वैचारिक और सांस्कृतिक सम्मान इस प्रकार से नहीं होता कि वो ये कह सके हम कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, और ये होता है उपनिवेश। तो उपनिवेश जो था बहुत सारे देशों ने, यूरोपीय देशों ने बना रखे थे, बहुत सारे बना रखे थे, और इस कारण से लोगों को बहुत सारी परेशानियां थी। तो काफी लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक उपनिवेश बनाया गया। एक दो साल की बात नहीं है, सैकड़ों साल। बहुत समय तक उपनिवेश देश था, और उसके बाद फिर आज़ाद हुआ 1947 के बाद देश को उपनिवेशवाद से आज़ादी मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण साल है जिसके बाद हम उपनिवेश से मुक्त हो पाए और फिर अपने हिसाब से अपने देश को चला पाए। और आज की जो हमारी स्थिति है बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लगभग 70 सालों से, 73 सालों से उपनिवेश के रूप से मुक्त हो चुके हैं, और अपने निर्णय हम खुद लेते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए हमें किसी दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो शासक हैं जिनको हमने चुन के बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सारे हमारे अपने हैं, हमारे अपने लोग हैं। अपना निर्णय हम खुद लेते हैं। तो अब अपना निर्णय खुद लेते हैं तो देश में तरक्की आती है। हम अपने भलाई के लिए लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। हम अपने भलाई के लिए खुद निर्णय लेते हैं, खुद काम करते हैं। जो आपने देखा होगा, जैसे आपके घर के सामने में भी मान लीजिए सड़क बना, तो सड़क बनने का निर्णय आपके स्थानीय लोगों ने, आपके पार्षदों ने, सरपंच ने, उसके साथ साथ विधायक ने, सांसद ने, इन सब ने मिलकर लिया, कलेक्टर ने लिया, और भी जिस प्रकार से भी हुआ, लेकिन निर्णय हमने लिया कि हमें यहाँ पे सड़क बनानी है तो सड़क बनेगी। ये निर्णय हम अब खुद ले पाते हैं, इस प्रकार के निर्णय। और इसी प्रकार के बहुत सारे निर्णय होते हैं, कहाँ स्कूल खुलेगा, कहाँ अस्पताल खुलेगा, और किस प्रकार के काम होंगे, ये सारे निर्णय हम खुद लेते हैं। और यही है फ़ायदा स्वतंत्र होने का। जो सारे निर्णय हम अपने हित के लिए ले सकते हैं, हर प्रकार के हम काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आज़ादी से, कुछ भी हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके हिसाब से हम पूजा पाठ कर सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं। सारी आज़ादी उस तरह की रहती है जब उपनिवेश खत्म होता है। तो उपनिवेश का खात्मा होना कब प्रारंभ हुआ? 1947 के आसपास से। ये कारण इसके बहुत सारे थे, चूंकि हमने पहले देखा था कि युद्ध जब हुआ था, द्वितीय युद्ध, आज़ादी के लिए संघर्ष तो देश में बहुत पहले से चला जा रहा था। जब से देश उपनिवेश बना था तब से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार संघर्ष होता रहा अलग अलग प्रकार से। जिसके पास जो संभावना बन पड़ती थी उस प्रकार से प्रयास समय समय पे किया गया। कुछ की खबरें आती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो गुमनाम होते हैं, पता ही नहीं चलता कि उन्होंने प्रयास किया। और ये लंबे समय तक चला, देश ने बहुत हद तक प्रयास किया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तब एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला, क्योंकि उस समय पे हमारे देश में सभी प्रकार के विचार थे। एक तो हमारा, जैसे हमने देखा, सत्याग्रह का विचार था जो अहिंसा के रूप से चला जा रहा था। ये जो कहा जाएगा कि हर प्रकार से प्रयास हुआ संघर्ष के द्वारा,
दूसरा अहिंसा से, तीसरा समाजवादी। अर्थात हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो भी तरीका बन पड़ता था, लोगों को जो समझ आता था, उन्होंने अपने तरीके अपनाए, हर तरीके का प्रयोग किया और उसके कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। और ये जो हुआ, इसके साथ साथ जो भारत को आज़ादी मिली थी, उसके साथ साथ उसके बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। जैसे ये 1945 से प्रारंभ हो गया था। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 1945 में हुई, 1947 में भारत और पाकिस्तान की, और उसके बाद 48 में बर्मा और श्रीलंका स्वतंत्र हुए। 1949 में चीन में साम्यवादी गणराज्य स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। साथ ही साथ कोरिया, फिलीपींस और पूर्वी देश जो थे वो भी कुछ उपनिवेश थे, वो भी स्वतंत्र हुए। 1950 में अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे। एक क्रमबद्ध तरीके से जब एक रास्ता दिख जाता है तो लोग फिर उसका पालन करने लगते हैं। 1960 और 70 के देश में वियतनाम, कंपूचिया जैसे देश भी स्वतंत्र हुए। साथ ही साथ बहुत देर से इस प्रकार होने के बाद 1980 में दुनिया का नक्शा जो था वो पूरी तरह से बदल गया। बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए, अपनी स्वतंत्रता उन्होंने जाहिर कर दी, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया, और फिर उनके देश पे उनके नियम कानून चलने लगे। मुख्य तौर पे उपनिवेश के लिए ब्रिटेन के लोगों की ओर से कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती थी, कई प्रकार से उनका स्वतंत्रता को हनन किया जाता था। पहली बात यह होती थी, जब उपनिवेश होता है तो सबसे पहली बात क्या होती है बच्चों? राजनीति। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती। दूसरा, आर्थिक तौर पे शोषण होता है। जितनी भी संपदाएं हैं जो उपनिवेश की होती हैं, चाहे कच्चा माल हो या कि वहाँ की वैभवशाली वस्तुएं हों, जंगल के संसाधन हों, कृषि उपजें हों, सभी उसको अपना लाभ लेने के लिए, जो कि देश जिसने उपनिवेश बना रखा है वो पूरी तरह से लाभ लेता है। जो देश है उसको उसकी ओर से सहायता नहीं मिलती, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर लगान वसूला जाता है। लगान आप समझ सकते हैं कि जो टैक्स होता है, एक तरह का कर जो लिया जाता है अलग अलग चीज़ों पे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को लेने के लिए हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है सरकार को। कुछ उत्पादन होता है तो सरकार उसके पीछे, हमने पहले देखा हुआ था कक्षा 9वीं में, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसका आकलन किया जाता है सरकार के आधार पे, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें एक टैक्स जो होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके आधार पे टैक्स की सीमा होती है। तो जितना टैक्स सरकार चाहती है वो इससे लेती है। लेकिन जब उपनिवेश होता है तो जो टैक्स की दर होती है बहुत ऊंची होती है। यहाँ तो जो टैक्स लिया जाता है, साधारणतः जो टैक्स सकल घरेलू उत्पाद के तौर पे जब लिया जाता है तो बहुत कम होता है। ये एक तरह से ये होता है कि सरकार को भी अपना आय हो जाए और साथ ही साथ जनता को भी लाभ हो जाए। लेकिन यहाँ पे आर्थिक शोषण होता है, अर्थात सिर्फ जो देश उपनिवेश का मालिक होता है वो ये सोचता है कि सारा लाभ उसे ही मिल जाए किसी भी प्रकार से। तो ये होता है आर्थिक शोषण। इसके अलावा हीन भावना, जो देश उपनिवेश होते हैं वहाँ के नागरिकों को कमतर माना जाता है। साथ ही साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय मंचों, राष्ट्रीय मंचों, कहीं पर भी उस तरह से सम्मान नहीं होता, क्योंकि एक तरह से ये होता है कि एक गुलाम के रूप में उन्हें ट्रीट किया जाता है। उन्हें माना जाता है कि वो हमारे कब्जे में हैं, अर्थात हमसे छोटे हैं, हमसे असभ्य हैं। और ब्रिटेन द्वारा भी ये कहा जाता है कि भारतीय लोग असभ्य हैं, हम उन्हें सभ्यता सिखाने आए हैं, उन्हें चीज़ें सिखाने आए हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें कहा जाता है। और उनको ये भी कहा जाता है कि वो यूरोप की संस्कृति को अपनाए, तुम्हारी संस्कृति ठीक नहीं है। इस तरह की बातें भी कई बार सुनने में आती हैं कि इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो ये जो था, ये बहुत सारी बातें थी जो उपनिवेश होने के कारण महसूस होता था। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद खत्म हुआ।
तो इसके लिए बच्चों आज के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम अपने अगले वीडियो में इसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे और वीडियो देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। और हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगे जो आप जुड़िए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग बातों के, जिसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।